सॉल्व? यस सर। ईमानदारी से बताना यस सर। क्या क्या निकाला था, क्या क्या क्वेश्चन था। एलसीआर यानी कि 16। एक मिनट। कितनी वैल्यू आई है? 500 ओम। किस चीज की आई 500 ओम वैल्यू? जेड की। ये वाला क्वेश्चन दिया था सर। हाँ तो आप बोलो ना, आर की वैल्यू कितना दिया था मैंने? आर की वैल्यू तो 300 से 300 एल 100 एल कितना है? 100 1 हेनरी। और सी कितना है? 20 माइक्रोफैराड। 20 वेरी गुड। वी का एक्सप्रेशन क्या है बेटा? लिखाओ। 50 वी का एक्सप्रेशन sin क्या 100 है? t plus 30 50 sin 50 100। sin 100 t प्लस 30 डिग्री, राइट? यस सर। हाँ, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना था आपको? एक्सएल निकालना होगा मेरे एक्सेल ख्याल में, एक्स निकालना होगा मेरे ख्याल में, जेड निकालना होगा, और फिर फाई निकालना होगा, ये सब निकालना होगा ना। और फिर क्योंकि वी दिया है तो आई नॉट निकालना होगा डेफिनेटली, और आई टी भी निकालना होगा डेफिनेटली। और क्या क्या दिया है? आर एल। हाँ, फिर अब निकालना होगा वी आर टी, वी एल टी, और फिर वी सी टी। टी। इसके अलावा तुम्हें निकालना होगा पावर फैक्टर cos फाई। इसके अलावा तुम्हें निकालना होगा एवरेज पावर। इतनी सारी चीजें थी ना। यस सर। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बेटा? ओमेगा एल। ओमेगा कितना यहाँ पे? 100, और एल कितना 100 यहाँ पे? 1, तो ये होगा 100 ओम। ठीक है बच्चे। यस एक्स सी की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी। और ओमेगा कितना है? 100। यस सी सर। कितना है बेटा? 20 into 10 20 raised to इंटू power 10 6 माइनस सिक्स, माइनस 6। सिक्स ना। यस सर। हाँ, तो क्या ये 1 0 2 0 3 0 कैंसिल होकर बचेगा 10 के पावर माइनस 3, है ना? 10 पावर माइनस 3। हाँ यस सर। ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 टू द पावर 3, 500 ohms। 1000 अपॉन 2, तो ये होगा 500। तो एक्सी हो गया तुम्हारा 500। ठीक। यस सर। जेड क्या होता है फॉर्मूला बेटा? जेड इक्वल टू होता है आर अंडर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस प्लस ग्रेटर कौन है? एक्स ग्रेटर एक्सी कौन है यहाँ पे? एक्सी ग्रेटर है, तो एक्सी माइनस एक्सी एक्सएल माइनस एक्सएल का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 300 300 का स्क्वायर प्लस का 400 स्क्वायर, का और प्लस स्क्वायर। एक्सी कितना है? एक्सी कितना है बेटा? 500 है ना। यस एक्सी है 500 500 माइनस 100 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा 900, और ये होगा प्लस 1600। ठीक है, तो ये होगा 550, 500 सॉरी। यस सर। ये होगा ना 500 यस सर। है। 300 का 900 नहीं होगा, 9 पे 4 जीरो होंगे, तो यहाँ पे 16 पे 4 जीरो होंगे। 9 का हाँ हाँ, अभी अभी सही हुआ हमारा। ठीक है बेटा, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। फिर 5। एक मिनट। जेड आ गया, इसके बाद क्या निकालना है? फाइव। ठीक है, तो tan फाइव कितना होता है? एडजस्ट tan फाइव इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर होता है ना। 400 हाँ 4/3 हाँ, तो तो 53 ये होगा डिग्री। 400 अपॉन 300। हाँ, 4 अपॉन 3 पी बाई बी 53 डिग्री। वेरी गुड, 53। इसके बाद क्या निकालना है बेटा? आई नॉट। तो आई नॉट इक्वल क्या होगा? वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट कितना है बच्चे? 50 50 सर। अरे यार, क्या क्लिक कर दिया मैंने, एक मिनट। तो 50 है, ठीक है। तो 50 अपॉन 500 यस सर। तो 0.1। यस सर।
है ना, कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा आपको? IT। यस सर। ओके, IT देखो, IT क्या होगा? I0 इंटू साइन, जो बड़ा कौन XC बड़ा है ना, यस तो सर। XC बड़ा है अगर, तो आपका XC माइनस XL नीचे हो जाएगा, और ये तुम्हारा होगा इधर R, और ये तुम्हारा बनेगा Z, और ये तुम्हारा करंट डायरेक्शन है, और ये फाई। ठीक है, तो तुम ऐसा बनाओगे तो ये होगा V0R, और ये तुम्हारा होगा V0C माइनस V0L, और ये तुम्हारा होगा V0। तो हाँ, यही। तो जो यहाँ पे देखो आगे कौन है, यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? करंट लीड कर रहा है ना, तो वोल्टेज का जो भी फेज है उसमें 50 डिग्री फाई एंगल ऐड कर देंगे। तो 100t प्लस 30 था वोल्टेज का फेज, इसमें फाई ऐड कर देंगे। फाई कितना है? 53। तो I0 साइन 100t प्लस 30 प्लस 53 इज इक्वल टू I0 की वैल्यू कितनी है? 0.1 साइन I0 इज 0.1 साइन 100t प्लस 5 3 8 53 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारा है IT। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। बिल्कुल। नेक्स्ट, और क्या निकालना है इसके बाद? VRT निकालना होगा मेरे ख्याल से। VT कितना है VRT दिखाओ? VRT 30 sin 100t plus 83। VRT would be V0 R into sin, जो भी वोल्टेज का जो करंट का फेज है वही VR का फेज होगा। तो करंट का फेज कितना है? 100t और प्लस 83 है ना? यस सर। जो करंट का फेज वही VR का फेज होगा। 83 डिग्री है, दिखाओ। यस सर। 53 लिखा तुमने शायद, 83 लिखा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बोलो। सो V0 R कितना होगा? I0 इंटू R। I0 की वैल्यू कितनी है? 0.1। R की वैल्यू कितनी है? 300। तो ये होगा 30, है ना? तो यहाँ से V0 R यानी कि 30 sin 100t प्लस 83 डिग्री। ठीक, यहाँ से होगा VLT V0L इंटू साइन। हाँ, तो जो अब करंट का फेज है उससे 90 डिग्री ग्रेटर होगा वोल्टेज का फेज, किसमें? इंडक्टर में, है ना? हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? जो करंट का फेज है वो क्या? 100t प्लस 83 है। ठीक है, तो 83 प्लस 90, तो 100t प्लस 83 और प्लस 90। ठीक है, V0L की वैल्यू कितनी बेटा? V0L निकालो। V0L इक्वल टू I0 इंटू XL। तो 0.1 इंटू XL की वैल्यू कितनी है? XL की वैल्यू क्या है? 100 है। यस सर, 100 ohms। तो 10, तो यहाँ से ये हो जाएगा V0L इज 10 साइन 100t और प्लस 8 9 17 173 डिग्री। वेरी गुड, ये होगा VLT। और क्या निकालना है? VCT। यस सर। तो V0C को क्या होगा? I0 इंटू XC। I0 0.1, XC के लिए 500, 50 तो 50। ठीक है, तो यहाँ से नहीं क्या VCT V0C इंटू साइन 100t और जो करंट का फेज है, जो करंट का फेज है, हाँ प्लस 83, जो करंट का फेज है उससे 90 डिग्री माइनस होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड, तुमको याद है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। VCT इज इक्वल टू 50 साइन 100t और माइनस 7। अब निकालना है क्या बच्चे? कॉस फाई ना, पावर फैक्टर, यानी कि कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा? कॉस 53 डिग्री। यस सर। और 53 के ट्रायंगल में बेस होता है 3 और हाइपोटेन्यूज होता है 5, तो ये होगा 3/5। ठीक है, एवरेज पावर
पी एवरेज क्या होता है? पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। तो वी आर एम एस क्या होता है? वी नॉट अपॉन 50 upon root 2 इंटू आई नॉट अपॉन root 2 √2 डिग्री। ठीक है, yes sir तो वी नॉट कितना है? 50 है ना, yes sir अपॉन √2 और इंटू आई नॉट कितना? 0.1 अपॉन √2 into 3/5 इंटू 3 अपॉन 5। ठीक है, 5 10 अच्छा तो ये देखो, ये 25 होगा, होगा नहीं होगा? और ये 5 into 25 होगा 15 √2 into √2 बन गया ना, तो 2 से काटा मेरा 50 को 25 टाइम्स में गया और 5 नहीं समझ आया? आया सर। अच्छा नहीं समझ आया ना? आया सर। मैं करती हूँ। देखो √2 into √2 2 बन जाएगा ना, यस सर। तो 2 को डिवाइड करेंगे, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 25 आएगा ना, और फिर 25 को मैंने 5 से कर दिया तो वो 5 आ गया। ठीक है, तो ये 5/10 यानी कि 0.5, 5/10 यानी कि 0.5। तो एवरेज पावर हो जाएगा, हाँ एवरेज पावर हो जाएगा 0.5। नहीं आया ना समझ में? आया सर। आया, 0.5 वॉट। अच्छा, इतना ही आपका आंसर आया था जो मैंने किया, जितना मैंने बताया इतना ही आपका आंसर आया था। यस सर, ये बात है। यस सर। ये एवरेज पावर वाला ऐसा था, कैंसिलिंग में बोल दिया सर, बाकी ठीक है। नहीं ना, बाकी सारे वैल्यूज ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के। ठीक है सर। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ, इसके आगे पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, होमवर्क में देके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसके क्योंकि वो फिर टाइम लगेगा बनाने में और हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप घर पे सॉल्व करिएगा। क्या हो जाता है ये? पेन क्यों डिस्टर्ब कर रहा है आजकल? चल रहा था ये। ठीक है, ठीक है, ये कैपेसिटर की वैल्यू है, मान लो यहाँ पे XC इज इक्वल टू दिया है 10 ओम, यहाँ पे XL इज इक्वल टू मान लो दिया है 20 ओम, और यहाँ पे R इज इक्वल टू दिया है मान लो 10 ओम। ठीक है, और ये AC सोर्स है, और इस सोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो दिया है EMF इज इक्वल टू 20√2 sin 100t plus 30 डिग्री। ठीक है, you need to find Z, number 2 is 5, number 3 is I naught, number 4 is IRMS, number 5 is VRMS of resistor। ठीक है, number 6 is VRMS of inductor, number 7 is VRMS of capacitor। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है, Z निकालना है, फाई निकालना है, I नॉट निकालना है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको IRMS निकालना है, VRMS रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, सब में निकालना है।
ठीक है, ओके सर। क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। आज नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। हालांकि कल मैंने थोड़ी सी चीज बताई हुई थी रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस इन LCR सर्किट V not equals to not sir. रेजोनेंस इन LCR सर्किट। देखो बेटा, let us suppose this is inductor having inductance L, capacitance C and resistance R। ठीक, LCR सर्किट है आपके पास, इसमें आपको रेजोनेंस कैलकुलेट करना है। बेटा हमें एक चीज अच्छे से क्लियरली पता होता है कि जब हम तीनों के वोल्टेज को देखेंगे तो आपका V0 R और करंट की दिशा एक ही होगी, दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, और जो आपका V0 L होगा, हाँ बेटा, जो V0 L होगा ये रजिस्टर के वोल्टेज से 90 डिग्री ग्रेटर होगा या फिर करंट से 90 डिग्री ग्रेटर फेज में होगा। और जो V0 C होगा, V0 C जो होगा ये 90 डिग्री पीछे होगा करंट से। तो ये 90 आगे होगा और ये 90 पीछे होगा करंट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसी का हम इम्पीडेंस सर्किट बनाएंगे तो इम्पीडेंस ग्राफ बनाएंगे, चलिए फेजर डायग्राम है ये। तो इम्पीडेंस को लेकर के तो ये R होता है, आपको पता है, ये आपका XL होता है और ये आपका XC होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, आपको याद होगा कि 3 केस बताया था। केस 1 के अंदर याद करिए, जब आपका V0 L ग्रेटर होगा V0 C से, यस सर, या आपका ग्रेटर होगा XL इज ग्रेटर देन XC। जब ऐसा केस होता है तो आपका जो V0 आता है पूरे एंटायर सर्किट का, देखो V0 L माइनस V0 C, इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा और ये आपका होगा V0 R। ठीक है, तो सर्किट का जो V0 है, इंटायर सर्किट का जो V0 है वो इसी साइड पे होगा और ये फाई एंगल आगे होगा किससे, करंट से। ठीक है, क्लियर है ना? अगर तुम XC वाला ग्राफ बनाओगे तो ये R है तुम्हारा और ये तुम्हारा है XL माइनस XC और इधर तुम्हारा Z आता है, ये फाई एंगल पे होता है फेज। तो ये केस तो मैंने पढ़ाया आपको, जब XL ग्रेटर है XC से। तो इस केस में जो आपका ग्राफ आएगा, जो V0 आएगा वो V0 आएगा जो वो करंट से 5 फेज डिफरेंस लीडिंग पे होगा। ठीक है, यानी कि V0 will be leading the current in case when V0 L is greater than V0 C। yes, yes. इस केस में क्या है, इस केस में मैं लिख देता हूँ कि V0 is सही, फिर से बनाना है इस वाले पे, रेजोनेंस पे सर, by phi। V0 is leading the current सही, फिर से बनाओ सर ये वाला। कौन सा फिर से बनाना है आपको? ये फेजर फिर से तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे पता है अपना V0 is leading, बना लोगे तो इससे नुकसान नहीं है। अच्छा, लीडिंग द करंट बाय phi। ठीक है, और क्या ठीक। बट इन द सेकंड केस आपको मैंने दिखाया कि जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया
जब V नॉट C ग्रेटर देन V नॉट L या XC ग्रेटर देन XL, तब मैंने आपको दिखाया कि ये आपका ग्राफ ये आपका V नॉट R है, और तब आपको याद होगा कि V नॉट C माइनस V नॉट L जो है वो नीचे की तरफ था, और ये आपका V नॉट इधर था, और ये 5 फेज करंट से लैगिंग पे था। यस सर, करंट से लैगिंग पे होता है, और ये आपका XC माइनस XL का आता है, और ये आपका Z याद है, सब कुछ याद है ना? याद है, सब याद सिंपल है था। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे V नॉट इज लैगिंग, V नॉट इज लैगिंग। हाँ, बाय 5 फेज से V नॉट लैग कर रहा है। लेकिन केस 3 was the most important one which makes resonance। केस 3 में हमने दिखाया आपको कि जब कभी भी V नॉट C और V नॉट L आपस में इक्वल हो जाए, या XC is equal to XL हो जाए, इन दिस केस आप देखोगे कि ये आपका V नॉट R है, V नॉट R है, और इसी डायरेक्शन में V नॉट भी आपका आएगा, इसी डायरेक्शन में V नॉट भी आएगा, इसी डायरेक्शन में और I भी इसी डायरेक्शन में, तीनों ही सेम फेज में होंगे। I भी इसी फेज में, उसी फेज में V नॉट भी, उसी फेज में V नॉट R भी। करेक्ट है, ठीक है। और जब R वाला ग्राफ देखोगे तो ये R होगा, और इसी डायरेक्शन में आपका Z भी होगा। ओके सर, क्लियर है? yes, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, ठीक। हाँ, नो फेज डिफरेंस, कोई दिक्कत है? नहीं है। नो सर। अगर तुम यहाँ पे बच्चे Z निकालोगी तो Z इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? Z इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL या XL माइनस XC। मैं यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका स्क्वायर करोगी, और इन केस अगर दोनों XC और XL आपस में इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा? R स्क्वायर, और ये प्लस 0 हो जाएगा, और ये होगा Z इज इक्वल टू R। तो जब भी XL और XC आपस में इक्वल हो जाएगा तो Z को R के इक्वल होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। एंड बिलीव मी, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम इम्पिडेंस, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम इम्पिडेंस। इससे छोटा नहीं हो सकता इम्पिडेंस, इससे छोटा इम्पिडेंस नहीं हो सकता। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि रेजोनेंस क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? कि जब भी किसी RLC सर्किट के अंदर मिनिमम इम्पिडेंस हो जाए तो वो रेजोनेंस बनता है। मिनिमम इम्पीडेंस हो जाए तो रेजोनेंस बनता है, ठीक है? ओके सर, रेजोनेंस बनता है। अच्छा, मिनिमम इम्पीडेंस होने से क्या होगा बेटा? हमें पता है कि जो करंट होता है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। तो अगर आपका ये Z मिनिमम है तो क्या ये मैक्सिमम नहीं हो जाएगा? बोलो। हाँ, इनवर्सली, यस सर, है ना? तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि I नॉट, जब एक ऐसा RLC सर्किट जिसमें I नॉट मैक्सिमम, हाँ, तब V नॉट अपॉन R, Z की जगह पे मैंने R लिख दिया, तो तब भी रेजोनेंस बनेगा, तब भी रेजोनेंस बनेगा। तो एक ऐसी RLC सर्किट जिसमें मैक्सिमम करंट मिलने लगे, Z मिनिमम हो जाए, I नॉट मैक्सिमम हो जाए, तो ऐसे सर्किट को रेजोनेंस सर्किट बोलेंगे। और ये जो सर्किट होगी ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये दिस सर्किट विल बिहेव लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसा ही। तो देखो ना, यहाँ पे Z और R इक्वल है, तो Z की जगह मैंने R लिख दिया। तो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का एक्सप्रेशन था I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R। हाँ, this circuit will start behaving like a pure resistive circuit, pure resistive circuit। इसमें RL का यानी कि इंडक्टर का और कैपेसिटर का कोई खास आई मीन इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक रेजिस्टर, एक पोटेंशियल का सोर्स और एक करंट, बस ये तीन चीजें यहाँ पे महत्व रखेंगे। तीन चीजों को ही हम लेकर ही चलेंगे, क्योंकि Z और R आपस में अल्टीमेटली इक्वल है। XC और XL इक्वल है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट के ऊपर, ना ही उसका फर्क पड़ेगा तुम्हारा Z के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चे? यस सर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर यहाँ से तुम tan phi निकालोगी, अगर फेज डिफरेंस निकालना तो वो भी देख चेक कर लो। देखो tan phi इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan phi इक्वल टू क्या होता है? XC माइनस XL अपॉन R। ये तो जीरो है, ये तो जीरो होगा, 0 अपॉन R। तो क्या होगा?
पाई इक्वल टू 0। हाँ तो लाउडली बोलो ना 0। सॉरी सर, अंडर कॉन्फिडेंस 0। 0 कॉन्फिडेंस की कमी क्यों दिख रही मेरे को? सिंपल है, tan 0 डिग्री पे tan की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये tan ये 0 अपन r अगर 0 है तो phi विल बी डेफिनेटली 0 डिग्री। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। यस सर। नहीं समझ आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। तुमने कभी आजकल के टाइम पे तो खैर हम भी बहुत पुराने नहीं है, बट आजकल के टाइम पे क्या हो गया कि एलसीडी एलईडी टीवी है, तो तुम वहां पर डेटा कनेक्शन है, नेटवर्क ये डेटा कार्ड से तुम टीवी देख रहे हो, या फिर उससे आप डीटीएच टीवी केबल से आप टीवी देख रहे हो। रेडियो कभी सुना तुमने? रेडियो सुना है? यस सर। हाँ नहीं, वो फोन में नहीं, वो वाला रेडियो हाँ ट्रांजिस्टर हाँ, जो यस होता था सर, रेडियो, यस सर। सुना है एंटीना कभी? वाला। अच्छा सुना यस है। सर। तो वो एंटीना वाला एग्जैक्टली। यस तो सर। उस पे कभी आप रेडियो का जो नॉब होता है उस नॉब को घुमाते हो तो कहीं यस पे सर, चैनल मतलब ब्लर चेंज। आवाज आती है, आवाज, हाँ हाँ आवाज हाँ। बेकार सी आती है, डिस्टॉर्ट होती है, और जब यस थोड़ा सर। सा और घुमा दो तो आवाज एकदम क्लियर हो जाती है। ऐसा होता है? यस सर, होता है सर। वही तो, बस वही तो रेजोनेंस है। अच्छा। तो ओके सर। जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे आपको परफेक्ट आवाज सुनाई दे या तब। परफेक्ट पिक्चर दिखाई देने लगे टीवी में, तो वो रेजोनेंस है, वही हम्म। रेजोनेंस है। यस सर। वही रेजोनेंस है जहां पे आपको पावर मैक्सिमम मिलने लगे, करंट मैक्सिमम मिलने लगे, क्लियर आवाज हो, क्लियर चीज दिखाई दे, वही रेजोनेंस है। ओके सर, मतलब तब तक वो मतलब मैच करने की कोशिश करते हैं सर, मतलब ऐसे हाँ तो वो वो होती नॉब जो है। घुमाते हो क्या होता है, हाँ। नॉब जो घुमाते हैं ना तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, कई अच्छा। बार इंडक्टेंस भी चेंज होती है। ओके वो जो ओके आप नॉब सर। घुमाते हो तो वहां पे यस सर। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, देखो एक्सी और एक्सएल में डिफरेंस देखना हमको। एक्सएल मान लो समथिंग 10 है, कुछ भी मान लो 10 है, ठीक है। यस सर। अब यस एक्सी सर। जो है वो 5 है, तो रेजोनेंस नहीं बन रहा, आवाज क्लियर नहीं है। अब थोड़ा सा एक्सी को बढ़ा के देखा, बढ़ा के देखा, बढ़ा के देखा, वो 10 पे पहुंच गया। जैसे 10 पे पहुंचा, एक्सी बराबर एक्सएल, रेजोनेंस बन गया, आवाज क्लियर आने लगी। अच्छा, ऐसा होता है। यस सर। ओके हाँ ऐसा होता है। ओके ओके सर। हाँ ये तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी ओके का ये सर। तो एप्लीकेशन है, यही तो एलसीआर सर्किट का एप्लीकेशन है। ओके। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज करती हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, तुम्हारा लैपटॉप हो, या तुम्हारा टेलीविजन हो, तुम्हारा रेडियो हो, ये सभी एलसीआर सर्किट पे काम करती हैं, सभी। ओके सर। आपका ओके आप फोन में बात करते हो, आवाज ठीक से नहीं आता, क्या करते हो? इधर उधर मूव सर। करके हाँ हाँ देखते हो, हाँ। यस सर। है ना? अरे बाहर सिग्नल। निकलते हैं, हाँ। बालकनी में आते हैं, हाँ बालकनी में आते यस। हैं, आवाज क्लियर आएगी शायद, या छत पे जाते हैं आवाज क्लियर आएगी शायद। क्यों करते हो ओके। ऐसा? छत पे जाने से क्या कमाल हो गया है? सिग्नल वो हो जाता है। यस सर। हाँ छत पे जाने से क्या कमाल ये हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी जोन में पहुंचे, हम्म। फ्रीक्वेंसी आपने करेक्ट की, और फ्रीक्वेंसी करेक्ट करेंगे तभी तो एक्सी और एक्सएल मिलेगा। यस सर। अरे एक्सी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एक्सएल भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यस और सर। हमारे जो सेल टावर ये सब ना फ्रीक्वेंसी जोन में काम करते हैं। ये लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और एक फ्रीक्वेंसी का जोन बनाते हैं, जिसको हम लोग बाद में पढ़ोगे जाके, अगर अगर तुम तो मेडिकल वाले फील्ड में हो, अगर इंजीनियरिंग होती तो जाके तुम्हें पढ़ाया जाता कि वो हेक्सागन फ्रीक्वेंसी शेप्स बनाती हैं। वहां पे जो हेक्सागन पे जो बाउंड्री होती है वहां पे फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं होता है, जैसे हेक्सागन में आप चले गए फ्रीक्वेंसी क्लियर हो जाता है। एनीवेज, तो इस तरीके से जोन डिवाइडेड है। कई बार ऐसा भी होता है ना, एक स्टेप इधर तो आवाज क्लियर नहीं, एक स्टेप इधर तो आवाज क्लियर हो जाती है, ऐसा भी होता है, यस सर। और मेरे साथ हुआ है। एक स्टेप लेफ्ट चलेगा तो आवाज क्लियर नहीं है, एक स्टेप राइट चलेगा तो आवाज क्लियर आने लगी। यस यस सर, होता है। तो यस सर। ये समझ लो कि हम एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी के हेक्सागन बाउंड्री पे थे, ठीक है। तो ये एलसीआर सर्किट का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। ओके सर। समझ रहे बात को? यस यस सर। हाँ रेजोनेंस हाँ, इसका। एक्सएल और एक्सी दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके ओके। हाँ ये आपके एग्जाम में आएगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ एलसीआर सर्किट। एप्लीकेशंस ऑफ। ओके सर। कभी कभी एंटीना वाला टीवी यूज किया, एंटीना वाला टीवी, एंटीना जब वाला जब टीवी। जब क्लियर नहीं आता,
एंटीना वाले टीवी अब तो खैर आज के तारीख में तो एलसीडी हम यूज करें, एलईडी यूज करते हैं, बट हमने भी हाँ सर, हमने मैंने ब्लैक एंड देखा व्हाइट है टीवी सर, बचपन में यूज वो किया, हम लोग देखा घर के करते थे। ऊपर वो एक प्लेट सा रखते हैं ना सर, उसको हिलाते हैं कभी कभी, वो वाला सर। हाँ वो तो एंटीना होता है। जैसे जो टीवी हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी जब हम छोटे थे, तो उस टाइम पे ना बहुत से कम प्रोग्राम्स आते थे। संडे को चित्रहार देखा करते थे हम लोग, मुझे याद है। और इसके बाद अलिफ लैला देखते थे। इसके बाद फिर हाँ हमने टीवी के अंदर मतलब छोटे कार्टून, मतलब 1-2 लिमिटेड कार्टून आता था, वो भी हम लोग वेट करते थे संडे को आएगा, तो ऐसे देखते थे। हैं तो कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग। अब तो ये है कि मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारा हर कुछ अवेलेबल है। पहले क्या था, मैं वेट करना पड़ता था, संडे को 8 बजे चित्रहार आएगा तो देखेंगे, ऐसा था। ठीक है, वो एक हफ्ता वेट करो। और इसके बाद फिर हमें ये अलिफ लैला देखना होता, शाम को 7 बजे का वेट करना होता था। और एकदम बड़ा डेडिकेटेड होकर देखते थे। शाम को 7 घड़ी पे सूई जाते थे हम लोग, बैठ जाते थे टीवी देखने के लिए। मतलब बचपना था। तो अब खेल भी लिया, अब पढ़ भी लिया, तो अब क्या करें, तो टीवी देखेंगे। टीवी में तो लिमिटेड प्रोग्राम्स थे पहले, और सिर्फ एक ही चैनल था, डीडी नेशनल, बस दैट्स इट। उस वक्त उतना डिश भी कॉमन नहीं था हमारे यहाँ, नहीं था उस वक्त डिश, वाइट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। तो उस टाइम क्या था कि एंटीना, हम लोग छत पे एंटीना लगा हुआ था, तो कई बार ना जैसे नेटवर्क चला जाता था, मतलब नेटवर्क इन द सेंस की वो सिग्नल चला जाता था। ठीक है, हाँ क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा, वो हिलने लगा, स्क्रीन हिलने लगा, यानी कि वो पिक्चर क्लियर नहीं है। तो हम लोग छत पे जाते थे, एक भाई छत पे गए, उसने एंटीना को हिलाया उलाया, तो फिर वो आवाज पिक्चर आने लगी। फिर हम नीचे से आवाज देते थे, हाँ हाँ अभी आ रही पिक्चर, अभी तुम आ जाओ। ठीक, तो ये चलता था हमारा। तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था क्या है, चलो ठीक है, हिलने से ठीक हो गया। तो हिंदुस्तान तो ऐसे ही चलता है, मोबाइल में कुछ काम नहीं कर रहा, हैंग हो गया, मोबाइल ऑफ कर दो, ऑन करो ठीक हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही, ऑन करो ठीक हो जाएगा, है ना। तो करते हैं ना, ऑफ करके ऑन कर दो ठीक हो जाएगा। अभी नेट इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, ऑफ करके ऑन कर दो। तो बस वैसे ही था, चल रहा था टाइम पास। एनीवेज, तो आज की तारीख में जब हमने पढ़ाई की तो मालूम पड़ा कि नहीं नहीं, ये तो एलसीआर सर्किट का एप्लीकेशन था। ठीक है, हाँ खैर एनीवेज, चल बेटा, तो आगे देखो। तो हमें पता है कि एक्सएल भी और एक्ससी भी दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी पूरा गेम यहाँ पे किसका हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। तो अगर हम, क्योंकि देखो हम जो ईएमएफ देते हैं, पोटेंशियल देते हैं, वो तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, हमने देखा है ना आपको। जैसे मान लो ये यहाँ पे मान लीजिए आपको मैंने V इज इक्वल टू बोला V0 sin ओमेगा t, और यहाँ पे I मैंने मान लो बोल दिया एक बात बताओ, yes, sir. ये जो मैंने I का और V का एक्सप्रेशन लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? गलत मीन्स क्यों गलत सर? क्यों गलत सर? वही तो पूछ रहा हूँ, गलत है सही है, पहले तो ये बताओ। सही है, I नॉट sin ओमेगा t। सोचो, अभी बताया मैंने। सही गलत? एलसीआर में XC is equal to XL, yes sir, and R is equal to Z. V0 and V0 R and I all are in the same phase, and it starts behaving like a pure resistive circuit. And we know that in a pure resistive circuit, the current and voltage are in the same phase. नहीं समझ आया? एक मिनट सर, थोड़ा और नहीं आया, नहीं एक मिनट सर, वो आवाज करिए। अच्छा, आवाज थोड़ी जरा शोर है सर। नहीं सर, यानी कि रेजोनेंस नहीं हो रहा प्रॉपर, नहीं सर, आपकी आवाज सर ना सर, यहाँ पे थोड़ा शोर है। अच्छा, ठीक है। क्या लिखा बेटा कि R is equal to Z आया है ना, यानी कि जो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि XC इक्वल टू XL है, इनका कोई इफेक्ट पड़ा नहीं इम्पिडेंस के ऊपर, Z और R इक्वल हो गए। और यहाँ पे देखो V0 और I दोनों सेम फेज में है, and the circuit is behaving like a pure resistive circuit, and we know that in a pure resistive circuit the current and voltage in both in the same phase। और यहाँ पे दिख भी रहा हमको कि V0 जो है और जो I है फेज में होंगे तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज का ओमेगा टी अगर फेज है तो करंट का भी ओमेगा टी ही फेज होगा। यस सेम होगा।
नहीं आया, नहीं आया, आया सर, नहीं सेम आया, है। कसम खा के बोलो आया, बोलो आया, पक्की बात आराम है। से बोलना प्लीज। यस सर। हाँ मैंने क्या बोला कि जब XC इज इक्वल टू XL होगा, XC इज इक्वल टू XL होगा, तब तो R और Z Z और R दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन होंगे, R और Z इक्वल होंगे, भी होगा, है ना होंगे बेटा? सर, होंगे सर। हाँ, एंड जो सर्किट का नेट वोल्टेज होगा V0 और वो जो भी सर्किट का करंट है, दोनों सेम फेज में होंगे। होंगे सर। हाँ, तो मैंने आपको पढ़ाया था प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव। तो आपको यस याद सर। है कि जब प्योर रेजिस्टिव था तो उसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे, और प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज 90 डिग्री आगे था करंट से, और प्योर कैपेसिटिव में करंट 90 लैग डिग्री कर रहा आगे था था। वोल्टेज से। यस सर, वोल्टेज लैग कर रहा था। याद है? यस सर। ये था रेजिस्टिव सर्किट का, ये था इंडक्टिव सर्किट एल का, का, ये और सी ये था का। कैपेसिटिव सर्किट का। यस सर। याद है? याद है, याद है तो सर। क्योंकि I is in the phase with V, so definitely this would be a pure resistive circuit, ओके, यस सर। है ना? And if it is a pure resistive circuit, then I and V must be having same phase. सेम फेस, फेस तो ओमेगा अगर टी। ओके, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, तो करंट का फेज भी करंट का ओमेगा टी फेस होगा। ओमेगा टी होगा। यस सर। समझ आया? आया सर, समझ आया? आया सर। थैंक गॉड, फाइनली आ गया। चलो, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि रेजोनेंस में मेन चीज क्या है कि XC शुड बी इक्वल टू XL। एक्चुअली शुड नहीं, मस्ट बी। XC मस्ट बी इक्वल टू XL, एंड इफ XC इज इक्वल टू XL, एंड इफ XC इज इक्वल टू XL, तो XC जो है वो क्या है बेटा? XC इज ओमेगा C and XL is what? Sorry, XC is yes sir, ओमेगा L, 1 upon 1 omega अपॉन C, ओमेगा C। हाँ, उसका ओमेगा L। यस और सर। XL इज ओमेगा L। अब क्या कर लेते हैं, हम एक चीज मान लेते हैं कि एट रेजोनेंस, मान लेते हैं एट रेजोनेंस ओमेगा को ओमेगा नॉट मान लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ओमेगा नॉट लिखने से ये अंदाजा होगा कि रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, रेजोनेंस पे बात कर रहा हूँ। ओमेगा तो ओमेगा हर जगह, सारी वैल्यू ओमेगा की तो ओमेगा ही कहलाएगी, लेकिन रेजोनेंस पे ओमेगा के स्पेसिफिक वैल्यू ओमेगा नॉट कहलाते हैं, है ना? जैसे आई नॉट मतलब कि मैक्सिमम करंट यानी पीक करंट, वैसे ही ओमेगा नॉट मतलब कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ना? यस सर। क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC लिख सकते हैं। ये ओमेगा नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये L नीचे आ जाएगा। यस सर। नहीं समझ आया? आया सर, ओमेगा ओमेगा आया सर, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू LC होगा, बोलो अंडर रूट LC। यस सर, LC, यस सर, अंडर रूट दिस, हाँ, ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट LC, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब नाउ हमें पता है कि ओमेगा नॉट क्या होता है बेटा? ओमेगा नॉट मतलब कि 2 पाई f, ओमेगा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, है ना, अपॉन अंडर रूट LC। ठीक, एफ नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। यही वो फ्रीक्वेंसी है जो रेडियो का नॉब घुमा करके आप सेट करती है ना, तो आवाज क्लियर आती है। यही वो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट, इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा C ओमेगा L इक्वल हो जाएंगे, और इसी फ्रीक्वेंसी पे आपको आवाज क्लियर मिलेगी, आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा, सब कुछ क्लियर होगा। इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके सर, ठीक ठीक सर। पिक्चर अभी बाकी है बच्चे, पिक्चर अभी बाकी। देखो अभी तो कहानी शुरू। हमें पता है कि XC इज इक्वल टू होता है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C, and that is 1 upon 2 pi FC, and XL is equal to होता है ओमेगा L
ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। ठीक है, यस सर। तो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी और एक्सी एक्सेल के साथ ग्राफ, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिखाता हूँ। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। देखो रेजिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रेजिस्टेंस तो सर्किट को चेंज थोड़ी कर रहा है, हम एक्सी और एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता नहीं है, हम तो एक्सी और एक्सेल चेंज करना है हमको। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एक्सी और एक्सेल चेंज होगा, रेजिस्टेंस क्या को चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। यस सर। हमें दिख रहा है कि एक्सी जो है वो कैपेसिटेंस के फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे दिख रहा है हमको एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एक्सी हियर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे दिख रहा है हमको साफ साफ ये रिलेशन दिख रहा है ना। तो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होगा, लीन रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सेल हो जाएगा। और एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो कुछ ऐसे पैराबोला है ना, ये एक्सेल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वो। यस सर। दोनों कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं बेटा, एक्सी और एक्सेल कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे दोनों, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है ना, एक्सी और एक्सेल। यस सर। हाँ, तो इस पॉइंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे, इसी हमको ये तलाश, इसी की तलाश होती है, हमेशा हमेशा इसी की तलाश होती है। वी ऑलवेज इन सर्च ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कोई तुमसे अगर कोई रेडियो को सुन रहा हो और उसको आवाज क्लियर नहीं आती हो, तो तुम क्या बोलोगे उसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट करो, शायद समझे ना। हाँ हाँ हाँ, दिस इज इफ नॉट। ठीक है बच्चे। यस। ओके, सेकंड ग्राफ देखो, Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये कौन सा था सर, आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये तो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस रिएक्टेंस तीनों ले लिया मैंने, एक्सएल एक्सीआर तीनों ले लिया मैंने, आर सब ले लिया। हाँ हाँ, तो ये Z वर्सेस R, Z वर्सेस F, सॉरी। एक कमाल की बात यह है कि जब Z की वैल्यू लार्ज होगी, स्मॉल होगी, जब आपका Z स्मॉल होगा, सॉरी दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ना, तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्मॉल होगी, जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगा तब Z की वैल्यू लार्ज होगी, और जब फ्रीक्वेंसी लार्ज होगा तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो Z लार्ज होगा, Z स्मॉल होगी सर तब भी Z लार्ज होगा। है। बोलोगे सर कैसे, कैसे सर, कैसे, Z इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बोलो, एडजस्ट R इसमें तो इक्वल है ना। अरे Z का फॉर्मूला तो बोलो कम से कम, R स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। R स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, है ना। यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R स्क्वायर प्लस 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 जीरो x क्या होगा बेटा, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 1/2 पाई एफ सी। क्या हो जाता है, वन अपॉन 2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एल, ये तो होगा, बोलो। होगा सर, होगा ठीक है। यस सर। तो जब फ्रीक्वेंसी को स्मॉल रखेंगे, यस सर, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी आपका स्मॉल है तो 1/2
देखो 2 पाई FL स्मॉल होगा, है ना? यस सर। बोलो ना। यस सर, यस 2 सर। पाई FL स्मॉल, अरे बोलो, जो फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, बोल तुम्हारा ध्यान कहीं रही और है सर। क्या? नहीं सर, नहीं नहीं बोल तो रही बोल नहीं सर। बोल रही। अच्छा, मतलब 2 पाई FL स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। स्मॉल होगा तो 2 पाई 2 FL पाई स्मॉल FL होगा, स्मॉल होगा। और अगर 2 पाई FL स्मॉल होगा तो 1/2 पाई FC, उल्टा जब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली में गया 1/2 पाई FC लार्ज होगा। अच्छा, इनवर्स है। यस सर, 1/2 पाई FC लार्ज, है ना? ये लार्ज होगा। यस सर। और इसके लार्ज होने से क्या होगा? इसके लार्ज होने से ये होगा कि 1/2 पाई FC माइनस 2 पाई FL, ये पूरा इसका एक्सप्रेशन का स्क्वायर जो है ये लार्ज हो जाएगा, ये लार्ज हो जाएगा। यस सर, पूरा। हाँ, क्योंकि अरे ये लार्ज है, ये स्मॉल है, तो लार्ज माइनस स्मॉल इज ऑलवेज लार्ज, यस है ना? सर। इसका स्क्वायर किया तो और लार्ज, उसको large. r से जोड़ा तो और लार्ज, ऐसे रूट किया तो लार्ज ही रहेगा, तो z विल बिकम Large. लार्ज, Z का भी है ना? छोटा नहीं। हाँ, यस सर। हाँ Z छोटा नहीं। हाँ, तो z क्या रहेगा? लार्ज रहेगा। ये तो क्लियर समझ में आया? आया सर। हाँ, अब अगर तुम एक काम करो कि फ्रीक्वेंसी को लार्ज करो, ठीक है? जब फ्रीक्वेंसी को लार्ज करोगी तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को लार्ज करोगी तो 2 पाई FL लार्ज, FL, लेकिन 1/2 पाई FC स्मॉल, फिर से है ना? इसके स्मॉल होने से ये हो गया कि 1/2 पाई FC माइनस और माइनस 2 पाई FL, ये इसका स्क्वायर, ये तो लार्ज ही रहेगा ना? क्यों लार्ज रहेगा बेटा? 2 पाई FL बड़ा नंबर है, यानी कि मान लो वो है 50 या 500, मान लो 2 पाई FL है 500, 1/2 पाई FC है 1, तो 1 माइनस 500 इज माइनस 499, 499, उसका स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव का स्क्वायर करो, स्टिल नंबर रिमेन्स टू बी सेम, यस सर, है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो स्टिल वो नंबर ग्रेटर ही आएगा, उसमें r स्क्वायर ऐड करोगे तो और ग्रेटर हो जाएगा, तो स्टिल z इज लार्ज। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल करो, फ्रीक्वेंसी को लार्ज करो, z इज ऑलवेज चेंज, ओके, है ना? तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तब भी z बड़ा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब भी z छोटा, लेकिन एक टाइम आएगा जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो उस टाइम पे z की वैल्यू कम हो जाएगी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस है। इस रीजन में फ्रीक्वेंसी लेसर है तो z देखो ग्रेटर है, इस रीजन में फ्रीक्वेंसी ग्रेटर तब भी z ग्रेटर है, बट एक पॉइंट, एक लिमिट, एक केस आएगा जब यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी xc और xl इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल होंगे देखो यहाँ पे xc और xl, यहाँ पे xc और xl इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? z इक्वल टू r, z इक्वल टू r, तो जितना हाँ जितना r उतना ही z, तो ये होगा z मिनिमम का केस, z मिनिमम। मैंने बोला था ना कि z इक्वल टू r अगर होगा तो z की वैल्यू मिनिमम होगी, ये मिनिमम इम्पिडेंस मैंने बोला था ना, तो यहाँ पे दिख गया तुमको मिनिमम इम्पिडेंस यही होगा, z लार्ज, फ्रीक्वेंसी स्मॉल पे भी z लार्ज होगा, फ्रीक्वेंसी लार्ज पे भी z लार्ज होगा, तो z हर बार लार्ज होगा एक्सेप्ट द केस जब z इक्वल टू r हो। इस पॉइंट पे एक्सेल आया समझ? नहीं आया बोलो। इक्वल टू, यस सर, पक्की बात है ना? मैक्सिमम है। नहीं आया दोबारा पूछ लेना, लेकिन आना चाहिए समझ में। I नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे करंट और फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हैं, ठीक, तो हमें पता है कि I नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा? V नॉट अपॉन Z, ठीक है? और जब Z की वैल्यू मिनिमम होती है तो फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो इस केस में जो रेजोनेंस के केस में Z मिनिमम आया था, तो करंट में रेजोनेंस केस में Z मैक्सिमम हो जाएगा। ये ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसे ही हो जाएगा, इसमें उल्टा जो हुआ था ना, इसमें ऐसा हुआ था, इसमें यू सा बना था, कुछ ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना? इस केस में करंट मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे करंट मैक्सिमम रहेगा। ऐसा
तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे Z मिनिमम हुआ था, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम होना पड़ेगा। करंट को मैक्सिमम होने के लिए ये उल्टा ही ग्राफ बनना पड़ेगा। बोलो, आया समझ में नहीं आया? यस सर, यहाँ पे Z, अच्छा ये तो IRF है। हाँ, आई मैक्सिमम, Z मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है सर। नहीं समझ में आया? आया सर, ये आया बस सर। हाँ, इसी में एक और चीज निकालने को आता है, पावर। पावर निकालोगे तो पावर इक्वल क्या होता है, VRMS और IRMS इनटू cos phi। ठीक है, यहाँ पे phi 0 है, VRMS IRMS इनटू cos 0 डिग्री, तो ये हो गया 1 पूरा। ये हो गया कितना, ये हो गया V0/√2, ये हो गया I0/√2 इनटू 1। यस सर, ठीक है, ओके। VRMS cos 0, तो V0 क्या हो जाएगा, I0 इंटू R इंटू I0/2 लिख सकते हैं हम पूरा। यस सर, और यहाँ पे I0, चलिए ये I0 मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्यों होगा, क्योंकि RMS पे मैक्सिमम, वही RMS, वही I0 एक ही चीज है ना। जब Z इक्वल टू R हो गया तो वही I0 वही मैक्सिमम हो गया ना। हाँ ठीक है, तो I0 मैक्स का स्क्वायर R/√2 सॉरी, तो दिस इज द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम अपॉन 2। तो देखो इस केस में पावर भी मैक्सिमम होता है, करंट भी मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम। और जब पावर मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली आपको साउंड क्लियर ही मिलेगी, और आपको डेफिनेटली जो है पिक्चर क्लियर ही दिखाई देगा। सिंपल है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे करंट ग्राफ था। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ठीक। यस सर, ये कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, सो दिस इज द केस। इसके बाद फिर इसके एप्लीकेशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, रेजोनेंस की एप्लीकेशन सर। हाँ, LCR सर्किट की एप्लीकेशन। ऐसे तो मैंने मोस्ट चीजें तो बता ही दी है, आपको मैं भी समझा दूंगा कि किस तरीके से रेडियो काम करता है 92.7, ये कैसे फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और कभी रेडियो सुनोगे तुम FM तो 92.7, इसके बढ़ाकर 92.8 करके देखो, आवाज क्लियर नहीं होगी। 92.9 करके देखो, आवाज क्लियर नहीं होगी। बट 93.5 पे फिर आवाज क्लियर हो जाती है। वो अलग चैनल है ना। 92.7 कौन सा चैनल है? रेड FM, बिग FM, बिग FM। 93.5 रेड FM है ना। 98.3 रेडियो मिर्ची, अरे हम लोग सुना करते थे पहले रेडियो मिर्ची, है ना। आज के टाइम पे कौन रेडियो सुनता है? आज के टाइम पे तो सब यूट्यूब देखते हैं ना। हाँ, तो हम लोग रेडियो सुन के पड़े हुए हैं।